सो ओके, ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। इफ यस, प्लीज जस्ट लेट मी नो एनी वन ऑफ यू, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है? ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज हमने पहला लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा था और बहुत ही मतलब आसान आसान तरीके से चीजें समझी थी। एंड आज बहुत ज्यादा मूवमेंट मुझे मार्केट के अंदर नहीं दिखी थी, या जिस टाइम तक हम ट्रेडिंग कर रहे थे तब तक नहीं थी। तो हमने एक छोटा सा ट्रेड दिया जिसके अंदर 10-15 पॉइंट निकाले। एंड आई होप आपने छोटा मोटा प्रॉफिट एंड लॉस किया होगा एंड मजा आया होगा आप लोगों को। लॉस तो किसी का नहीं हुआ होगा क्योंकि 15 पॉइंट स्ट्रेट अवे उस ट्रेड ने हमें दिए थे। मैंने देखा कि नहीं, चौहान जी ने लगभग 900-950 रुपये निकाले। अनुज जी ने स्टार्टिंग में 176 रुपये निकाले। तो अमाउंट मैटर नहीं करता, बट एक्चुअली मैटर इज कि आपको एक नया जरिया मिला, एक नया तरीका मिला, एक नई मतलब ऊर्जा मिली, एक नया बेसिकली क्या बताऊं आपको, एक जरिया मिला जिससे आप मतलब एक फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हो। अरुण लमानी जी ने भी करा। अरुण जी आपने कितना करा था? 980। अच्छा, अरुण लमानी, अरुण चौहान, आप एक ही है ना? दोनों आप ही हैं? अच्छा, ओके 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 ओके। चलो ऑल राइट, चलिए नो वरीज, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल भी अपनी लाइव ट्रेडिंग रहेगी एंड नोटिफिकेशन ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा कोई टाइम नहीं है, हो सकता है 9:30 स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 9:45 स्टार्ट हो। 10 बजे पॉसिबली स्टार्ट हो जाएगी, इवन उससे पहले भी हो सकती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है ना? और चलिए चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको इंडिकेटर बता रहा था, ठीक है ना? अभी लास्ट सेशन के अंदर मैंने जो आपको इंडिकेटर बताया वो सुपर ट्रेंड बताया है, यहीं तक हुआ था शायद हमारा, ठीक है ना? आज मैं आपको एक और इंडिकेटर बता रहा हूँ, या आपके साथ एक और इंडिकेटर को डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? बहुत ही आसान इंडिकेटर है, मतलब बच्चा भी समझ जाएगा, 5th क्लास का बच्चा, इतना आसान इंडिकेटर है लेकिन मजेदार बहुत है। ठीक है ना? इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मजा बहुत आएगा उस इंडिकेटर को यूज करके। ठीक है, उसका मल्टीपल तरीके से यूज करेंगे, मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलो कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। कोई एक चार्ट को ओपन कर लेते हैं, किसी भी चार्ट को ले लेते हैं। सपोज एक इंडेक्स के चार्ट को ले लेते हैं बैंक निफ्टी के। अभी आपको नहीं पता कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है, अभी मत समझो, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएंगी आप लोगों को। मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने ओपन अप कर लिया। ये निफ्टी बैंक का रॉ चार्ट है, रॉ चार्ट है ये, ठीक है? कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा, कोई भी ड्राइंग मैंने इसके ऊपर नहीं कर रखी है, ठीक है जी? ये आपका निफ्टी बैंक का एक रॉ चार्ट है। अब इस पे कैसे इंडिकेटर लगाना है, कैसे चीजें देखनी है, सब बताता हूँ। अली, ये बार आप ना मेरे को अपना एक बार अकाउंट दिखाना, अभी तक एक्टिव हो जाना चाहिए, बहुत छोटा सा फील है एक्टिवेट करना ना। कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबली कल आपसे मिलकर ही आपको करवाता हूँ, ठीक है? चलो समझते हैं हम कैसे यूज करना है हमें RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार इंडिकेटर है। आप बोलोगे सर बस इतना से ही करना था, ठीक है ना? आपको लगेगा कि सर बस इसको सीख लिया, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस लो, एक्सपर्टीज लेके आओ, तब आप स्टार्ट करो, ठीक? हाँ, बाकी सबका हो गया लीवर, ये वर्क बताता हूँ आपको, डोंट वरी। देखो, इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको और मेरे को सबको पता है हमें क्या करना होता है। सिंपली FX के ऊपर जाना होता है, ठीक है? यहाँ पे सिंपली एक बार आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो RSI, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे RSI टाइप करते हो, इट मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको शो हो जाएगा। मैंने इसको स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, आप इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? तो इस पे सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे एक बार क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार ज्योमेट्री आपको नजर आएगी, ठीक है? अब देखो, जब भी आप इंडिकेटर लगाओ ना तो उसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप इंडिकेटर को लगाओ
तो सबसे पहले उसके सेटिंग्स के अंदर आना है। तो इंडिकेटर के सेटिंग्स में आते हैं। एज यू नो, ये आई के बटन से ये बंद हो जाएगा, ये शो नहीं होगा इस प्रकार, ऐसे ये शो होगा। क्रॉस पे दबाते ही ये चले जाएगा। ठीक है। और सिंपली आपको और मेरे को सेटिंग्स के ऊपर आना है। जैसे यहाँ पर मैं सेटिंग्स के ऊपर आते हैं, तो इनपुट पे हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है जी। हमें स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल पे आने के बाद ये अपर लिमिट दिख रही है आपको। ठीक है। इस अपर लिमिट को, जो कि 70 सेट है, इसको 70 से हटा के आपको कर देना है 60। ठीक है जी। अब ये लोअर लिमिट जो है, ये आपकी कितनी है, 30, इसको हटा के कर देना है 40। यानी कि अपर लिमिट जो 70 थी उसको 60 कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो थी वो 70 थी, तो उसको 70 से कम करके हम 60 कर देंगे। और लोअर लिमिट जो थी 30, उससे कम करके हम, सॉरी, उससे बढ़ा के हम उसे 40 कर देंगे। और जो मिडल लिमिट है सर, आप उसको और मैं हटा ही देंगे। इस पे से बॉक्स पे से टिक हटा हटा दो। ठीक है। तो ये आपका 60 अपर लिमिट आ गई, 40 लोअर लिमिट आ गई। चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हो, उसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा सकते हो उसकी। ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के अलावा आप इसको सिंगल लाइन, सीधी लाइन भी कर सकते हो, ऐसे नीचे भी कर सकते हो, सीधी लाइन, और थोड़ी सी मोटी कर दो। ये मर्जी है, ये करना है तो करो, नहीं तो नहीं की बात। जो मेनली हमें करना है वो 60 और 40 करना है, 70 30 की जगह। और जो मिडल लिमिट है 50, उसको हाइड कर देना है। ठीक है। अब इस सेटिंग को हमने क्यों करा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। ये सेटिंग होने के बाद आप देखो नीचे आपकी दो लाइनें आ गई हैं। एक 60 वाली आ गई, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि समझना इसको, आ गई, इसको थोड़ा बड़ा कर। एक ऊपर वाली लाइन आ गई है 60 वाली, एक नीचे वाली लाइन आ गई है 40 वाली। जब आप सेटिंग नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट 30 और 70 रहेगी। एक चीज समझो, 30 और जो 70 का क्राइटेरिया था ना, वो आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले तक के लिए बहुत अच्छा था, मतलब बिफोर कोविड वो बहुत अच्छा था। ठीक है। क्योंकि बिफोर कोविड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुआ करती थी। वॉलेटिलिटी बोले तो ऐसा नहीं हुआ करता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर झटके से नीचे आ जाए, फिर और नीचे आ जाए, फिर झटके से ऊपर भाग जाए। ठीक है ना। मार्केट तब बहुत ज्यादा बायस चलता था। बायस चलने का मतलब, भाग रहा है तो भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, सबको पैसा दे रहा है। गिर रहा है तो गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, नीचे की तरफ सबको पैसा दे रहा है। कहने का मतलब है 2020 से पहले तक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती थी। मार्केट यूनिट डायरेक्शन में मूव करता था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता था। जा रहा है ऊपर तो जाता रहेगा, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ आता रहेगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि 2020 के बाद लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गया टुवर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है ना। जबकि मैंने 2022 के अंदर एंट्री करी है, मैं तो बहुत लेट कमर। ठीक है ना। मैं तो बहुत ही ज्यादा लेट हूँ, मैं इसको गैम्बलिंग समझता था। कोई फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होता था, उसको मैं बोलता था यार तू क्या सट्टेबाजी करता है, क्या चीजें करता है। क्योंकि हमारी ना अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी रही थी। टीवी में ये दिखाते थे कि कोई भी अपना मतलब अच्छा खासा मेहनती बाप है, बिजनेसमैन है, तो उसका बेटा कहीं ना कहीं 10 लाख 15 लाख शेयर मार्केट में उड़ा देता है। तो टीवी में ऐसे कुछ देखा था, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। एंड मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना अपार समंदर, इतनी ज्यादा चीजें। तो बेसिकली मुद्दे की बात मैं आपको ये बताऊं कि 2020 के बाद से जब कोविड आया, जब लोगों की जॉब चली गई, मतलब मास फायरिंग हुई, लोगों की जब जॉब चली गई, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया। ठीक है। जिसकी वजह से ना वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। देखो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम आएगा मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे माइंड्स आएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है। और हर एक दिमाग एक टाइम पे एक जैसा नहीं सोच सकता। मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वो मेरी एनालिसिस है। आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ एनालिसिस होगी। तो डेफिनेट सी बात है, हर बंदा एक जैसा नहीं सोच सकता, तो मार्केट दोनों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर चुका है। और इसका इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो रीजन है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे एल्गो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो तुरंत मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं, एंट्री करते हैं बाहर आ जाते हैं। ठीक है। वो स्कैल्पिंग इतनी तेजी से करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि ये स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग कुछ नहीं होता, स्कैल्पिंग होती है कि आप थोड़ी बड़ी क्वांटिटी से मार्केट के अंदर गए, 2 4 5 पॉइंट आपने पकड़े, 10 पॉइंट आपने पकड़े, और 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट मार्केट के अंदर आप रहे और तुरंत भाग गए। ठीक है। जो भी ट्रेड आपका 5 मिनट 7 मिनट या 8 मिनट से कम का है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 5 6 मिनट का है, तो वो होल्डिंग पोजीशन नहीं है, वो सब हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। कि तुरंत हम भाग के गए बड़ी क्वांटिटी पे, विदाउट एनी स्टॉप लॉस, 4 5 पॉइंट हमने पकड़े, तुरंत हम भाग के बाहर आ गए, इसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है। मैसेज आ रहा है, एक बार मैसेज पढ़ लो एक बार।
हाँ रोहन, देखते हैं, अभी एनालिसिस करते हैं, मैंने ऑलरेडी लेवल्स बना रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ऑल राइट। तो आपको जैसा कि मैं बता रहा था कि 2020 के बाद मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हुआ, नए नए एल्गो सॉफ्टवेयर आए, मतलब रोबोट बेस्ड ट्रेडिंग होने लग गई, जिसकी वजह से, मतलब देखो वो इमोशनलेस ट्रेडिंग है, ठीक है ना, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो उसको इमोशन से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो जिसकी वजह से मार्केट में और ज्यादा वॉलिटिलिटी आई, एफआईडीआई का एक्टिव पार्टिसिपेशन और ज्यादा हो गया, और नए नए मार्केट प्लेयर आ गए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वॉलिटिलिटी बढ़ने से हुआ क्या, जो अपर बैंड हम 70 लेके चलते थे, लोअर बैंड हम 30 लेके चलते थे, अब उसको, रेंज को भी हमने थोड़ा सा नैरो कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये पुरानी अप्रोच है, ये क्लासिकल अप्रोच है। ये अप्रोच 70-30 वाली अप्रोच आज के मार्केट में काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट 70 तक जा ही नहीं पाता और 30 तक भी नहीं आ पाता। ठीक है। वो कुछ पर्टिकुलर डेज आता है, लेकिन तब तक हमसे बहुत सारा मूवमेंट छूट चुका होगा। तो इस, मतलब जो बड़ी रेंज थी, जो बड़ी रेंज थी, इस बड़ी रेंज को हमने थोड़ा सा नैरो कर दिया। तो आपने और मैंने कुछ नहीं करा। जो अपर बैंड हुआ करता था या जो अपर लिमिट हुआ करती थी, उसको 70 की बजाय 60 कर दिया। जो लोअर बैंड या लोअर लिमिट 30 हुआ करती थी, उसको हमने 40 कर दिया। और 50 वाली लिमिट को हम निकाल चुके हैं, हटा चुके हैं। ठीक है जी। चलो, अब करना क्या है, उस चीज को समझ लेते हैं सर। देखो, जब भी आपका ये वाली लाइन, जो ये लाइन आपकी ना, जब भी ये 60 से ऊपर हो, जब तक ऊपर हो तब तक मार्केट में बाइंग आएगी। ठीक है। जब तक ये 40 से नीचे रहेगी तो मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी। समझाऊं कैसे? चलो समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने, आप चार्ट को देखना। हम्म, इस वाली लाइन में ये अपर बैंड को निकाल के बाहर आ गया, आया ना, 60 से ऊपर आया, ये बाहर आया, सभी को दिख रहा है, ये बाहर आया। इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट करके ऊपर आया, 60 से ऊपर आया। 60 से ऊपर आने के बाद, और जब तक 60 से ऊपर रहा, तो मार्केट के अंदर बाइंग आई या सेलिंग आई? कितनी बड़ी बाइंग आई है आप देख सकते हो, कितनी बड़ी बाइंग आई है, यहाँ तक। ठीक है, बहुत बड़ी बाइंग आई है। और समझते हैं। हम्म, ये देखो, यहाँ पे ये 60 से ऊपर हुआ, जो भी ये एरिया पर्टिकुलर, ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर आप बाइंग देख लो। हाँ, ये आरएसआई अपने आप प्लेस होता है, ये लाइन अपने आप ही चलती है। मैं बोलता हूँ, जो सारे इंडिकेटर है ना, वो प्राइस के ही रेप्लिका होते हैं। ठीक है। पहले प्राइस मूव करता है, उसके साथ साथ आपके इंडिकेटर मूव करते हैं। ठीक है ना। ये अपने आप आपको देगा, अपने आप ही बताएगा। चलो और समझते हैं। ये देखो, इंडिकेटर को देखना, चीजें समझ जाएंगे। ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये वाला। हाँ, यानी कि समवेयर अबाउट यहाँ, ऑल टीपी। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल और एक, सॉरी, वर्टिकल लाइन आपके सामने प्लेस करिए। आपको समझने की कोशिश करना। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये पर्टिकुलर इसी लेवल पे 40 से नीचे निकली थी। ठीक है, 40 से नीचे निकली, यानी कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ठीक, यानी कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडलों के अंदर क्या हुआ मार्केट के अंदर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अबे ले, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। देख लो, आरएसआई ने पहले बता दिया आपका। ठीक है। अब एक चीज और समझो, आरएसआई जो होता है वो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। बेसिकली ये बताता है कि जो आपका ऑन गोइंग ट्रेंड है, वेदर इट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, बस यही बताता है। और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो उतनी तरीके से ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, बस। और समझते हैं। हाँ जी, ये देखो, मैं नहीं बोलता, इंडिकेटर बोलता है। इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर लाइन मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन बनना है, ऑल्ट वी। ठीक है, यानी कि इस कैंडल पे हमारी एक एंट्री बनती है बाइंग साइड के लिए। हालांकि मैं तो आपको यही दिला दूंगा, बट इंडिकेटर के यहाँ पे भी कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये वाला लेवल 60 से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है या 60 से ऊपर निकला है। किस किस को समझ आ रहा है ये, कि 60 से ऊपर निकलने की कोशिश हुई है या 60 से ऊपर निकल चुका है? किस किस को समझ आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ आ रहा है ना? और ये देखो, निकलने के बाद भाई साहब, आपके सामने है सब कुछ।
सब कुछ आपके सामने है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब कितना पॉइंट है ये, इसको नापने के लिए अपना फुटा कहाँ है, स्केल में ऐड करा था ना, ये रहा फुटा। चल बे, यहाँ से लेके नापना स्टार्ट कर यहाँ तक। अरे बाप रे, तुम बहुत ही बता गए। 590 पॉइंट है भाई। हाँ जी, 590 पॉइंट एक ट्रेड के अंदर, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। समझ रहे हो 590 में कितना पैसा बनेगा। याद रखना कि 590 पॉइंट अपने को मिले थे इंडिकेटर से। आगे जब क्लास लूंगा ऑप्शंस की तब बताऊंगा कितना पैसा बना। 590 के अकॉर्डिंग। चलो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। खुशी हुई यार आपको। और समझते हैं, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। ये यहाँ पे 60 से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, देख लेते हैं। हाँ जी, कहाँ कोशिश कर रहा है 60 से ऊपर निकलने की, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, मतलब इतना ही समझ लो यार। ठीक है, यहाँ निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये 60 से ऊपर ही है लगातार। यानी कि ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको ये, मतलब खतरनाक वाली बाइंग आई है, खतरनाक वाली बाइंग, खतरनाक बाइंग। देख पा रहे हो, मैसेज आया। पॉइंट्स का क्या मतलब है, कितना बनेगा, देखो कितना बनेगा इसको भी छोड़ दो, पॉइंट का ये मतलब है, अगर आपकी एंट्री यहाँ भी गई हुई है, ऑल्ट एच, राइट हैंड साइड देखो 50,103 पे, और आप यहाँ एग्जिट करते हो, ऑल्ट एच, राइट पे देखो, आपकी एंट्री कहाँ पे हुई थी, 50,103 पर, आपने एग्जिट करा है 50,601 पे, यानी कि सीधे सीधे 500 पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको। समझ में आया आपको, क्या बताने की कोशिश करूंगा अली, ये बात। अब इस 500 पॉइंट के मूवमेंट में ये पूरे 500 पॉइंट आपको नहीं मिलते, ठीक है ना। जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसा आज मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस 25,000 का पीई, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो इंडेक्स अगर 10 पॉइंट मूव करता है तो स्ट्राइक प्राइस आपका 5 से 6 पॉइंट ही मूव करता है। इसकी आगे चल के एक पूरी कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा कि एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी के प्रीमियम्स क्या होते हैं, और किस तरीके से उनके अंदर डेल्टा, गामा, वेगा, इनकी वैल्यू को देखा जाता है। ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं ग्रेटर नोएडा के कोई सेक्टरों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी ऐसी कोई चीजें हैं, नहीं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलो कि अल्फा बीटा गामा ट्रिपल आने लगे सब। ठीक है ना, इसके अंदर भी ऐसा कुछ है। अरुण लमानी जी, परफेक्ट बात कही है आपने, बिल्कुल सही बात कही है। तभी मैं बोलता हूँ कि जो आपके इंडिकेटर है ना, उसको एज अ ड्यूल कॉन्फर्मेशन हम यूज करेंगे। बिल्कुल सही कहा है। अरुण लमानी जी कह रहे हैं कि जैसे ही वो 40 के नीचे जाता है, तो एग्रेसिव अगर हम सेल कर देते हैं तो तुरंत वो 40 से ऊपर आ जाता है, तो वहां पे हम फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल फंस जाओगे। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आरएसआई को देख के आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। आरएसआई के साथ आपको अगर प्राइस एक्शन कुछ दिखता है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, डिमांड सप्लाई दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस दिखता है मेजर तो और अच्छी बात है। और साइकोलॉजी भी डेवलप होती है धीरे धीरे। कहने का मतलब है कि एज अ ड्यूल कॉन्फर्मेशन यूज करना है हमें इंडिकेटर्स को। ठीक है ना। जैसे आरएसआई कह रहा है आपका यहाँ से अपसाइड जाएगा, प्राइस एक्शन भी कह रहा है अपसाइड जाएगा। ठीक है, और दूसरा इंडिकेटर भी कह रहा है अपसाइड जाएगा। ठीक है, और ट्रेंड का डायरेक्शन भी कह रहे हैं कि अपसाइड जाएगा। और एक टूल आपको आगे पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी बोल रहा है कि अपसाइड जाएगा। तो 4-5 कॉन्फर्मेशन मिल गई तो आप बिंदास अपसाइड ले सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आरएसआई को एज अ ड्यूल कॉन्फर्मेशन यूज करो। मैं ट्रेड लेने के बाद आरएसआई को देखता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ ना ही वो आरएसआई 60 के ऊपर होता है ना ही 40 के नीचे होता है, वो 40 और 60 के बीच में होता है तब। ठीक है, तो 40 और 60 की रेंज वैसे बोला जाता है नो ट्रेडिंग जोन होता है, लेकिन उसी के अंदर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा यार। तो अरुण लमानी जी बिल्कुल कह रहे हैं सिर्फ आरएसआई के दम पे ही अपने को ट्रेड नहीं लेना है। आरएसआई के साथ हमें सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है वो भी देखना है। ठीक है, हमें देखना है कि प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है वो भी देखना है। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स भी देखने हैं। ठीक है, मतलब एन नंबर ऑफ कंफर्मेशन आर देयर, और बेयर मिनिमम आपको एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन तो लेने ही लेनी है। सिंगल कॉन्फर्मेशन के बिहाफ पे आपको नहीं लेना कोई भी ट्रेड। कल मैंने सुपर ट्रेंड के बिहाफ पे ट्रेड लिया, तो उससे पहले मैंने हाइयर हाइज और हाइयर लो की कॉन्फर्मेशन देखी, और साथ में आरएसआई की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, बायर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे, मुझे समझ आ गया था, देन ओनली मैंने उसमें ट्रेड लिया था। ठीक है ना।
तो इंडिकेटर को ऐसा ड्यूल कंफर्मेशन ट्रिपल कॉन्फर्मेशन यूज कर रहे हैं, सिंगल कॉन्फर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेना है। हाँ देता है अरुल लमानी, देना है, देता है। ड्यूल इंडिकेटर कॉन्फर्मेशन लेना बहुत अच्छी बात है। चलो और देखते हैं। लो जी, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, देखो हुआ ना ऐसा, झटके से नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर भागा, फिर आ फाइनली नीचे गया। ठीक है ना, तो ऐसा हो जाता है। देखो सुपर ट्रेंड को देख लो, सॉरी सुपर ट्रेंड बोल रहा हूँ, आरएसआई को देख लो, लगातार 40 के वाले बैंड से नीचे है, 40 वाली लाइन से नीचे है। ठीक है, और कब तक नीचे है, यहाँ तक नीचे है, तो बिंदास आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। देख लो, यहाँ से एंट्री और ये इतना मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। आराम से हो गया 500 पॉइंट के आसपास का मोमेंट। समझ आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? सही लाइन को हटा दो, ये पूरा मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। दिखाता हूँ आपको, ये लो। स्लो पे चल रहा है, ये लो। ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का आपके सामने फॉर्मेशन भेज दिया इसने। 40 और 60 की कहानी बहुत आसान है। लो, कहाँ दिया इसने, यहाँ पे दिया है, यहाँ। देख लो, ये फॉल आपके सामने है। ठीक है, ये देखो, यहाँ दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ। यहाँ इंटरसेक्ट करके ये 60 वाली लाइन से ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, तो यानी कि इस वाली कैंडल पे अपनी एंट्री होती है, तो इतने मूवमेंट को हम इंजॉय कर पाते हैं। जो कि बहुत है, 300 400 घंटे हो गया हमसे। और देखो, ये गैप अप है, गैप अप को छोड़ दो, गैप अप को मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ये देखो, ये पर्वत सा बना है, ये पूरा इंजॉय करते हैं। और अगेन पर्वत बना है, ये पूरा इंजॉय करते हैं। ठीक है, यार एक साथ कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बट मेरी मानो तो देखो बहुत ज्यादा मैं इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन मिल जाए, मैं सारे इंडिकेटर को साइड में हटा देता हूँ। ठीक है ना, और इंडिकेटर को भी आप बस अभी यूज कर रहे हो ऐसा, मतलब बिगिनर। बाय द टाइम जब आपको 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, आपको बिना इंडिकेटर के सब चीजें समझ आ जाएंगी। सिर्फ कैंडल को देख के ही समझ आ जाएगा कि कैंडल किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। बट इट कम्स विद एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में इंडिकेटर की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। इवन मैं तो बोलता हूँ जिंदगी भर यूज करना चाहते हो, जिंदगी भर यूज करो। पैसा बनना चाहिए, चाहे वो इंडिकेटर के साथ बने चाहे विदाउट इंडिकेटर बने। ठीक है ना, अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद ही डेवलप कर लोगे थोड़े टाइम के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही डेवलप कर लोगे लाइव ट्रेडिंग कर करके। अपने आप कुछ चीजें अपने आप समझोगे आप, धीरे धीरे खुद ही समझ आएंगे आपको। ये देखो, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखो, इस वाली कैंडल कैंडल पे इसने एंट्री एंट्री दी थी आपको, ये फॉल आराम से एंजॉय कर सकते हो। ये लो भाई, यहाँ दिया था इसने फॉल होने वाला है, यहाँ। और कहाँ तक दिया, यहाँ तक। देख लो कितना बड़ा फॉल आया। ना करते करते 600 पॉइंट का फॉल दिया है। ठीक है ना, ये देखो लगातार अपना 40 से नीचे गया, और जब तक ये 40 से ऊपर नहीं जाता तब तक आप ट्रेड के अंदर बने रह सकते हो। ठीक है ना, 40 से ऊपर को जाने का मतलब है कि मार्केट वापसी रिकवर करेगा। ऐसे ही 60 से नीचे आने का मतलब है मार्केट वापसी फॉल करेगा। कहाँ गया चार्ट? हाँ ये रहा, ये रहा, ये देखो, निकला ऊपर, निकला मार्केट आपको ऊपर, इसी तरीके से। हाँ जूम मीटिंग में होगा यार ये। हाँ, करता हूँ मैं, ठीक। हम्म,
इसी तरीके से आसान सा इंडिकेटर काम करता है आपका। ठीक है, चलो ये इंडिकेटर बचा था खत्म। अब इसी के साथ में आपके साथ एक और इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, छोटा सा इंडिकेटर है वो भी, जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। आज पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा ट्रेड मिला था मेरे को। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर तो समझ आ गया होगा यार, बहुत छोटा सा इंडिकेटर है, एक दो बार दोबारा वीडियो देखोगे तो आराम से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब एक और इंडिकेटर आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना है, जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। सिंपली पिवोट डाल दो, पिवोट, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यार आज सुबह की क्लास रिकॉर्ड नहीं करी, कोई बात नहीं, लाइव सेशन लाइव ट्रेडिंग तो रहेगी। ठीक है ना, वो तो लगी रहेगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। हम्म, अब बहुत जल्दी आपकी फॉरेक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, अभी ना बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। अभी मेरे ख्याल से 2 दिन बाद मैं आपको वर्ल्ड का नंबर 1 सेटअप स्टार्ट करवाऊंगा, तो उसको हम मेनली सबसे ज्यादा देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट पे और आपका फॉरेक्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस जो है उसके ऊपर मैं फॉरेक्स ज्यादा बताऊंगा आपको, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में सुबह सुबह मैं आपको लाइव ट्रेडिंग खुद से करवाऊंगा, उसके बाद हम फॉरेक्स पे चला करेंगे। ठीक है, चलो मैंने पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने लगाया। जो भी हम इंडिकेटर लगाते हैं सिंपली उसके सबसे पहले उसकी सेटिंग्स पे जाते हैं। इसकी सेटिंग्स याद रखना कैसे करते हैं। आप सिंपली इसके इनपुट पे आ जाओ, इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशनल को हटा के आपको क्लासिक पे आ जाना है। ठीक है जी, और स्टाइल में जाके आपको पी, पी जो है इसको ब्लैक कर लेना है, और लाइन को थोड़ा थिक कर लेना है नीचे से। ठीक है, बाकी सबको येलो रहने दो, लेकिन लाइन सब थिक कर लो। और ये पी ना बहुत खतरनाक काम करता है। ग्रुप के अंदर मैं और रोहन बात करते हैं ना कि सब पिवोट से मिला था, पिवोट से मिला था, तो ये वही पिवोट है। ठीक है, चलो इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप बन के आ जाते हैं, आपको बनाने नहीं पड़ते कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। लो, अपने आप बन के आ गया आपके सामने, कहाँ सपोर्ट होगा कहाँ रेजिस्टेंस होगा। और जहाँ पी होता है ना भैया, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम करता है, जहाँ पी होता है। दिखाता हूँ आप लोगों को। चलो उसको निफ्टी 50 के बाद चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, निफ्टी 50। ठीक है, इस पे ऑन है। आज देखो, आज मार्केट कहाँ से कितना स्टार्ट हुआ, रेजिस्टेंस 2 से, R2 से कितना स्टार्ट हुआ। ये ड्राइंग छोड़ दो, ये तो मैंने अभी बनाई है। आज मार्केट जैसे R2 पे अप्रोच हुआ, R2 के अप्रोच होने के बाद कैसी कैंडल बनाई एट द वेरी टॉप पे, मुझे ये बताओ कैसी कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल कैसी है बताओ। इनपुट रिपीट करके कोई फायदा नहीं है मानसून जी, ये वीडियो में देख लेना, इनपुट में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बाकी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट में सिर्फ आपको ना जो मतलब क्लासिक को सेलेक्ट कर लेना है, आपका सेलेक्ट होगा मेरे ख्याल से। देखो कुछ नहीं है, ये आपका इनपुट में अगर आप जाओगे तो क्लासिक सेलेक्ट कर लेना है, आपका ट्रेडिशनल सेलेक्ट होगा, ट्रेडिशनल को हटा के आपको क्लासिक कर लेना है। ठीक है, हाँ सभी को दिख गया ना कि एट द वेरी टॉप स्प्रिंग टॉप बनी, स्प्रिंग टॉप बनने के बाद ये पिवोट थाई। ठीक है, पिवोट मतलब रेजिस्टेंस टू, R2। ठीक है, रेजिस्टेंस टू थाई। और आपका तीसरी कंफर्मेशन होगी कि इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल की 50% से ज्यादा रेंज को क्रॉस कर दिया अगली रेड कैंडल ने, तो ये आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न भी बन गया, तो तीन तीन कंफर्मेशन अपने आप को मिल गई। तो यहीं से ये फॉल करा है, सिंपली आप देखोगे रेजिस्टेंस R2 से ये फॉल करा है। ठीक है, ये देखो पहली कैंडल ने पिवोट पी जो है इस पे सपोर्ट लिया, पिवोट ब्रेक हो गया, और ये सपोर्ट तक गया S1 तक, S1 से फिर सपोर्ट लिया मार्केट ने, कहाँ तक, अगेन पिवोट तक, पिवोट से फिर ये पीछे की तरफ आया। कहने का मतलब है मार्केट आपका पिवोट्स के बीच में ही घूमता रहता है। ठीक है, पिवोट से रिजेक्शन आया तो S1 से डॉट टू डॉट सपोर्ट आया, तो ये जो मैंने बाइंग का ट्रेड लिया था वो मैंने इस वाले लॉजिक पे लिया था कि इसने S1 पिवोट के ऊपर सपोर्ट लिया है। ठीक है, पिवोट आपके देखो चार है, एक पिवोट पी है, ठीक है,
इस पिवोट पी से एक ऊपर है रेजिस्टेंस 1 और इससे ऊपर है रेजिस्टेंस 2। ऐसे पिवोट से एक नीचे है सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। सपोर्ट 1 पे जैसे ही मार्केट आया, मार्केट ने लगभग एक स्प्रिंग टॉप जैसा इंडिकेशन दिया और ये फॉलिंग वेव थी, तो मुझे पता था आपका नेसेसरी पुल बैक आएगा ही आएगा। तो ये पुल बैक भी आया, दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक, ये पिवोट मिल गया। इन तीन लॉजिक पे मैंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता तो S2 से सपोर्ट मिल सकता था। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर ये दोबारा पिवोट तक गया, पिवोट से दोबारा रिजेक्शन लेने के बाद पिवोट का जैसे ही ब्रेकआउट दिया, देने के बाद आपका मार्केट ऊपर की तरफ भागा। भागा तो R1 पे एक बार दो कैंडल नेगेटिव बनाई क्योंकि R1 था आपका रेजिस्टेंस वन था। इसके बाद आपका सीधा कहाँ तक भागा भैया, आपका सीधा ये भागा रेजिस्टेंस टू तक। रेजिस्टेंस टू तक भागने के बाद प्राइस एक्शन अपने को दिखा कि इस रेजिस्टेंस पे एक प्राइस एक्शन बना है, तो सीधा आपका इतना बड़ा फॉल आया। कहने का मतलब है कि मार्केट आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है। जिस भी सपोर्ट पे और जिस भी रेजिस्टेंस पे आपको ड्यूल या ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल गई, आप ट्रेड ले लो। मान के चलो सपोर्ट S1 पे मुझे स्प्रिंग टॉप मिल गया, ठीक है, और मुझे पता था कि यहाँ से पुल बैक आना है क्योंकि एक फॉलिंग वेव आ चुकी थी। तीसरा इंडिकेटर भी मुझे बता रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे ही R2 पे मार्केट आया, स्पिनिंग टॉप बना, डार्क क्लाउड कवर बना, ठीक है, और R2 पिवट खुद भी था। तो इस तरीके से अब एक फॉलिंग वेव आनी थी। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे आपको चीजें अपने आप समझ आती चली जाएंगी, ठीक है। इंडिकेटर बस आपको थोड़ा सा ना ड्यूल और ट्रिपल कॉन्फर्मेशन देता है कि हाँ जैसा आप सोच रहे हो शायद सही सोच रहे हो। मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, ऐसे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये बताने की कोशिश करते हैं इंडिकेटर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है आपका। और कई बार मैं इसको देख के ट्रेड लेता हूँ। जैसे आज वाला ट्रेड मैंने लिया था, इसने S1 पे सपोर्ट लिया और ये कुछ स्प्रिंग टॉप जैसा भी था, और यहाँ मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इस्तेमाल करा। और वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इन दो कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड लिया था आज, इन दो कैंडल्स के ऊपर आपको याद होगा, ठीक है ना। हाँ, पिवट की लाइन हमेशा बनेगी, ठीक है। इसको आप यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हो और यहाँ से दोबारा, सॉरी, इससे हाइड भी कर सकते हो अनहाइड भी कर सकते हो। अपने आप बन के आएगी भाई, इसमें आपको मेरे को कुछ नहीं करना है, सब अपने आप ही बन के आएंगी। ये ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाते हैं। जब मैं प्राइस एक्शन बताऊंगा तो प्राइस एक्शन के बिहाफ पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मतलब आपकी कोर चीजें चल रही हैं अभी। इसके बाद में जो आपको डिमांड और सप्लाई बताऊंगा वो तो खतरनाक, वो तो बिल्कुल ही खतरनाक चीज है। उसमें ये सब चीज भी भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ड्यूल ट्रिपल कन्फर्मेशन कुछ नहीं चाहिए होती, वो अकेला ही काफी होता है। बोलते हैं ना शेर अकेला आता है पर डिमांड एंड सप्लाई जोन अकेला ही आता है, ठीक है। जैसे कल का आपको अगर मैं बताऊं, इस पे वोट को भी हटा देता हूँ। कल का डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने बना लिया है निफ्टी के लिए, ठीक है ना। कल निफ्टी के एक्सपायरी है, तो कल जो मैं आपको ट्रेड दूंगा वो डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर दूंगा। बहुत पास पास है। कल हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर भटकता रह जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सप्लाई जोन फेंक के से नीचे जाएगा, नीचे गिरते गिरते आएगा तो ये डिमांड जोन फेंक के इसको ऊपर लेके आएगा, ठीक है। पर डिमांड जोन एक बार को जल्दी टूट सकता है, सप्लाई जोन जल्दी नहीं टूटेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सप्लाई जोन है वो हाइयर टाइम फ्रेम का है, 75 मिनट का है। वहीं जो डिमांड जोन है वो आपका 25 मिनट का है। तो 25 मिनट वाला थोड़ा वीक होता है, 75 मिनट वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी आपको आगे आगे पता चलेगा जब डिमांड एंड सप्लाई जोन में डिस्कस करूंगा आज से 2-3 दिन बाद, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग जो मेरे को आपको दो इंडिकेटर बताने थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड की आपको स्ट्रेंथ बताता है कि उसमें कितनी जान है। 60 से ऊपर बैंड पे है तो वो लगातार राइज करेगा, अगर 40 से नीचे तो वो लगातार फॉल करेगा, ठीक है। RSI को यूट्यूब वगैरह से मत पढ़ना, वो बहुत अलग तरीके से बताते हैं। वो बोलते हैं कि 60 से ऊपर चला गया तो वो ओवर सोल्ड हो जाएगा, और 40 से नीचे चला गया तो वो ओवर, 60 से ऊपर चला गया तो वो ओवर बोट हो जाएगा, और 40 से नीचे जाएगा तो ओवर सोल्ड हो जाएगा। वो अलग तरीके से बताते हैं और मैंने खुद से अलग तरीके से बताया आपको। और जो मेरा वाला तरीका है, ये मेरा ना खुद की सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला तरीका है। ना ही ये आपको कहीं बुक में मिलेगा, ना ही ये आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा, इस बात की मैं श्योरिटी गारंटी दे रहा हूँ आपको। RSI को सिर्फ इस तरीके से मैं ही यूज करता हूँ, मुझे अपने अलावा कोई नहीं दिखा ऐसा जो इस तरीके से RSI को यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ कंटेंट यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, और उसको तोड़ मरोड़ करके खुद का एक लेके आया। तो ये चीजें, ठीक है। चलो, तो ये आपके डिमांड एंड सप्लाई बनने हैं। तो कल मार्केट साइडवेज देख सकता है, ठीक है। चलो।
साइड बाय साइकिल आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे कि अपना प्रॉफिट हो जाएगा। कल वैसे भी अपने को लेफ्ट ट्रेडिंग करनी ही है। ठीक। तो मैंने आपको दो इंडिकेटर बता दिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और दूसरा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है। और टाइम है क्या अभी? 9:44। 9:44 हो चुके हैं। हम्म, ठीक है, कोई नहीं, डिस्कशन करते हैं, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। एक इंडिकेटर आपका बचा है, वो पूरा 1 घंटा लेके जाएगा। वो है आपका सेटअप ऑफ EMAs, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। वो इन सब इंडिकेटर का बाप है, इतना बोल सकता हूँ आपसे। और वो खतरनाक सेटअप बना कर देगा। यार मैं ये सुबह बताऊंगा ये बात। ठीक है ना? ये मान लो 9:45 से लेके 10 बजे के बीच में मैं लिंक डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है। और सही टाइम पे आ जाना, ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहना। एक्टिव रहोगे तो अपने आप टाइम दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी। MACD बेकार इंडिकेटर है यार। MACD बेकार इंडिकेटर है, मैंने बहुत सोचा बात में। तो MACD आज तक मेरे यूज नहीं आया, तो आपके भी यूज नहीं आएगा। MACD या MACD बहुत बेकार इंडिकेटर है, किसी यूज का नहीं है वो। बोलोगे तो सिखा दूंगा, लेकिन थर्ड क्लास, मैंने बहुत टाइम खराब करा है MACD को सीखने में। MACD बोल दो या MACD बोल दो, ज्यादा इंडिकेटर सीखना लाभदायक नहीं है। नहीं तो सिखाने को मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स भी सिखा सकता हूँ, वो क्लाउड से बने आ जाएंगे। मतलब फालतू की चीजें, मतलब पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो कि हाँ ऐसे कुछ होती हैं चीजें। और ऐसे ही एक आपका इंडिकेटर है इचिमोकू क्लाउड। ये तो नाम नहीं निकलना मुंह से। इंडिकेटर क्या समझ आएगा? उसमें ना बादल बन के आ जाते हैं पूरे चार्ट के ऊपर। तो भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो मतलब इररिलेवेंट, जो कुछ काम की भी नहीं है। हाँ, एक इंडिकेटर है त्रिशूल इंडिकेटर, उससे त्रिशूल बन के आया था चार्ट के ऊपर। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी स्ट्रेटेजी है, नोटिंग की तो बहुत सी होती रहती है। मेक इट योर स्ट्रेटेजी एज सिंपल एज, जितनी सिंपल आप बना सकते हो। ठीक है ना? स्ट्रेटेजी जितनी सिंपल रखोगे उतना आसानी से काम होने वाला है। ये तो त्रिशूल डमरू बहुत सी चीजें बनती रहती हैं, कोई फायदा नहीं है देखने से। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करता हूँ, एक बार मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, फिर आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो।